में हम देखेंगे आज आपका कोशिका को देखेंगे और ये घटना चक्र का हमने सीरीज़ चलाया है। तो इसके बारे में आज हम लोग देख लेते हैं। कोशिका के जो भी नोट्स और क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर में आपको देखने के लिए मिलेंगे उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि कोशिका जो है वो जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कौन? तो कोशिका। ठीक है, और ये इसमें प्राय स्वतः जनन की क्षमता होती है। किसमें? तो कोशिका में जो होती है वो प्राय स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत जो है वो आपके स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया था। तो स्लाइडेन और स्वान जो है उनका नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यही सब जो है आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में अभी यहाँ पे देख ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्र कला होता है, कोशिका केंद्रिका होते हैं, कला युक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इससे हिस्टोन प्रोटीन से युक्त नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, राइबोज उपस्थित होता है और इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणुओं की एवं निर्धारित सेल वालों में पाई जाती है। ठीक है, यानी इस प्रकार की कोशिकाएं जो है जीवाणु और नील हरी शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं यूकैरियोटिक क्या होता है। तो आपको बोला जा रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका और कला युक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की कोशिकाएं क्या होती है, तो पेड़ पौधे, जंतुओं, कुछ शैवालों इत्यादि में पाई जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से क्या होती है, बिल्कुल भिन्न होती है, क्योंकि इसकी जो बाह्य संरचना होती है, बाह्य आवरण जो होता है कोशिका भित्ति कहलाता है। ठीक है, कोशिका में बाह्य आवरण क्या कहलाता है, तो कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल बोलते हैं, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे कोशिका भित्ति होते हैं वो हरे पौधे में होते हैं, वो सेलुलोज से निर्मित होते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का नहीं होता, यानी अभाव होता है जो जंतु कोशिका होता है। ठीक है, उसी के अलावा देखते हैं, इसके अलावा क्या होता है कि जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि आपका इसके अलावा जो है जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका में होते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है, प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली जिसको बोलते हैं। ये क्या है, तो एक तरह का अर्ध पारगम झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेरे रहता है। ठीक है, रॉबर्टसन जो 1959 ईस्वी में द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार क्या है कि कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें जो है प्रोटीन की बनी के द्वारा और मध्य परत लिपिड द्वारा होती है। यानी कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परत किससे होती है, तो प्रोटीन द्वारा होती है, और मध्य परत किससे होती है, तो लिपिड द्वारा बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली की। उसके अलावा क्या बोला जा रहा है, तो वर्तमान में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, इसके अनुसार जो है कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की दो परतें होती है। ठीक है, किसमें, तो कोशिका झिल्ली में, और जिसके बीच में कुछ प्रोटीन होती है। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला जाए, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक होती है। किसकी, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए में आपको क्या चाहिए, तो आपका अंतर्द्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको बोलते हैं, या राइबोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, एक अंतर्द्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में स्थल होते हैं। ठीक है, निर्माण स्थल होते हैं। ठीक है, यानी ये जो राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया यानी नीलहरी शैवाल हो गया, जीवाणु नीलहरी शैवाल को छोड़कर सभी जो आपका शेष सभी जीव पादप एवं जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग होते हैं। ठीक है,
अगला देखते हैं श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीव कोशिका में जो आपका कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। श्वसन से संबंधित जो प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में और शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसनांग यानी पावर हाउस भी कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग श्वसनांग भी बोल सकते हैं या नहीं, या तो फिर पावर हाउस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोशिकीय श्वसन में अधिकतर एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट जो होता है अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। ठीक है, ये जो होता है क्रेब्स चक्र होता है। यह चक्र क्या होता है कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और इस चक्र की खोज जो है हैंस क्रेब्स ने 1937 में किया था। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है में सौर ऊर्जा जो होता है एटीपी में बदलती है। तो क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है और क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग होते हैं। ठीक है, इसमें हरित पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल आपके रासायनिक यौगिक होते हैं। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। यह वर्णक पत्तों के हरे भाग का कारण होता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, थोड़ा सा और पॉइंट है इसमें। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, तो कह रहा है कि गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका सर्वप्रथम अन्वेषण जो किया गया था कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं। किसको? लाइसोसोम कोशिका को। और इसमें क्या है कि बहुत से जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में कार्य करते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं वो लाइसोसोम की कला के फट जाने पर बाहर आ जाता है। ठीक है, और तथा क्या होता है कि कोशिका के सभी घटकों में को जल अपघटन क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए केंद्रक को देखते हैं, तो केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब? 1831 में। और यह कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है। ठीक है, और एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कोशिका पदार्थ पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशन ने की थी। कब? 1869 में। और कब की थी? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जिसको जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। ठीक है, यह नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। ठीक है, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, मनुष्य क्या होता है? एक लिंगी प्राणी होता है। इसमें क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है जोड़े में 23 होती है, यानी टोटल 46 बोल सकते हैं। ठीक है, आपका पुरुषों में कितनी होती है? तो आपका पुरुषों में जो होती है 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं। और आपका जो बोला जा रहा है तो स्त्री में कितनी होती है? तो 44 प्लस आपका XX होता है। ठीक है, गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आपका पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े जो गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं, जबकि 23 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं पुरुष में XY होते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि 23वां जोड़ा जो होता है जिसमें XY पुरुष में होता है और महिला में XX से होता है। ठीक है, जिन्हें लिंग गुणसूत्रन कहते हैं। ठीक है, यानी हमारा जो बेटा होने का सबसे बड़ा रीज़न कौन है? तो मेन है। ठीक है, फीमेल को माना जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जनक जो माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है और XX जब मिलते हैं तो पुत्री बनती है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि प्रकर्मित कोशिका मृत्यु जो होते हैं वे कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को एपोटोसिस कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। अगला चलते हैं, इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला था कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। डी आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला देखते हैं डिटेल में। यहाँ पे बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या, नाभिक में के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है, जो कि एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने किया था 1869 में, ठीक है। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। सौर ऊर्जा एटीपी को बदलती है, तो कौन बदलता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा जो है वो क्या होता है कि एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है और जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक कोशिका यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से सही कथन को बताना है। तो ये जो है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, बिल्कुल सी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि पादप जो होते हैं आपके विषाणु, पादप विषाणु जो होते हैं अविकल्पी परजीवी होते हैं, जो कि सिर्फ पोषी कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि एवं प्रजनन करते हैं। इनमें केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए या आरएनए पाया जाता है, जो कि द्विवल्लक या फिर एक वल्लक होता है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रोटीन आवरण द्वारा घिरा होता और अन्य प्रश्नगत सही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, साधारणतः जो है वो मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 42 आप देख सकते हैं, बी आंसर हो जाएगा। उसके अलावा जो बोल रहा है कि मनुष्य एक लिंगी प्राणी होता है और गुणसूत्रों की संख्या जो होते हैं 23 जोड़ी में होती है और नंबर में 46 होते हैं, सॉरी 26 मैंने बोल दिया, तो 46 होते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए यहाँ पे डिटेल में है कि पुरुषों में जो होते हैं 44 + XY, जबकि स्त्रियों में 44 + XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्रियों में 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा जो होता है वो गुणसूत्र पुरुष में XY और महिला में XX होता है, जो 23वां होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। जनक से जिससे संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं और पुत्र बनता है, और जिससे XX मिलते हैं तो पुत्रियाँ होती है, ठीक है। गुणसूत्र मिलते हैं तो पुत्री होती है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है, तो ये 23 होते हैं, तो आप देख सकते हैं सी आंसर सही होगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो ये जो है अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन होता है, सी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसमें प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे नव डार्विनवाद कहते हैं, ठीक है। आधुनिक आपका नव डार्विनवादियों के अनुसार जो है वो जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत क्या होता है, नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टता जो है वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वरण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, तो छिपकली में आप जो है वो नहीं देखेंगे, डी आंसर सही हो जाएगा। छिपकली के अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, यानी छिपकली के अलावा भी जो है वो अन्य जो सरीसृप होते हैं उसमें भी गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है, ठीक है, यानी जो पर्यावरणीय टेम्परेचर से ये इनका लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, पादप कोशिका जो होते हैं वो क्या है कि आपका बोला जा रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है। तो आप जानते हैं कि पादप कोशिका में क्या होता है, तो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन आप जंतु कोशिका में ये नहीं देखते, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, तो कह रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें कोशिका बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, ठीक है, यानी पादप कोशिका में, जो कि हरे पौधों में क्या होता है, मुख्यतया जो सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है या अभाव होता है, बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है हरे पौधों की कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में अभाव होता है, बिल्कुल नहीं होता है,
ठीक है। जंतु कोशिका में से क्या अनुपस्थित होता है, तो ये जो होता है वो पादप कोशिका में होता है, तो आपका जो है अनुपस्थित रहता है। सेलुलोज जो होता है जंतु कोशिका में नहीं होता है, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा जा रहा है, तो कह रहा है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। आपका 10 का सी आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नील हरित शैवालों को छोड़कर अन्य सभी सजीव पादप या जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। यानी जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है कहाँ नहीं होता, जो जीवाणु और नील हरित शैवाल में नहीं होता, लेकिन अन्य पादप और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधी प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव में होती हैं तथा शेष क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का श्वसनांग या पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, तो ये आपका बी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो अगला देखते हैं कोशिका का भित्ति स्रोत है, तो कोशिका का शक्ति भित्ति स्रोत है, तो शक्ति स्रोत होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया से शक्ति मिलती है, तो बी आंसर सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली अर्ध पारेगम सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी और भीतरी परतें जो होती प्रोटीन द्वारा, वो मध्य परत जो होता है वो आपका निर्माण लिपिड द्वारा होता है, ठीक है। याद रखिएगा वर्तमान में जो है कोशिका झिल्ली की संरचना संबंधी सिंगर और निकोलसन जो 1972 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत किया गया था कोशिका झिल्ली का संरचना का, ठीक है, सर्वाधिक मान्य है। और कोशिका झिल्ली में फॉस्फोलिपिड की 2 परतें होती है जिसके बीचों बीच में कुछ प्रोटीन होती है, ठीक है, बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो प्रोटीन संश्लेषण का बात किया जा रहा है। तो प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो ये जो होती अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम का जो होता है बहुत इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपका बी आंसर हो गया। कोशिकांग में प्रोटीन संश्लेषण में अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम की भूमिका महत्वपूर्ण होता है, किसमें, तो कोशिका में, ठीक है। अगला बोला जा रहा है, तो एक द्रव्य जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनता है, तो तिल्ली में ये बनता है, तो डी आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, लसिका कोशिका जो होती है कोशिका एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिका है जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों तिल्ली, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिका के 2 प्रकार है, तो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो थे लसिका कोशिका के 2 प्रकार है, हो गया। तो ये अब हमने देख लिया कि 2 यहाँ से। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका बोला जा रहा है कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से आपको कौन सा सही है, तो बिल्कुल सही जो है यहाँ पे बोला जा रहा है, तो आपका 3 और 4 सही है, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन सा। तो यहाँ पे क्या है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में सही है। तो देखिए स्तंभ कोशिकाएं जो होती है वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। और भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जाता है, ठीक है। डी सही हो गया, तो 3 और 4 सही है। लेकिन देखिए बीजपुटी अवस्था एवं भ्रूण मानव स्तंभे कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, बिल्कुल गलत। स्तंभ कोशिका बीजपुटी को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, तो ये भी बिल्कुल गलत, ठीक है। 17 देखते हैं, ठीक है। आगे आइए,
स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती है, भ्रूणीय स्तंभ कोशिका और वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं क्या होते हैं, तो बीजपुटी अवस्था में से उत्पन्न होती है, जबकि वयस्क कोशिकाएं भी विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है। ठीक है, वर्तमान में कोई ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि भ्रूण और बीज पुट्टियों को नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सके। ठीक है, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो है भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है, जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार डी जो है आंसर सही हो गया। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है आपको बताना है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है। ठीक है, तो देख लेते हैं सत्य कौन कौन से हैं। ये है प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करते, बिल्कुल सही। ये जो है अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करते हैं, तो स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण से सही में क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत होती है। उसके अलावा ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। ठीक है, और ये केवल भ्रूणीय में होती है, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे असत पूछा है, तो इसके अनुसार यही आंसर हो जाएगा। डी आंसर देख रहे हैं। चलिए, स्तंभ कोशिका जो बोला जा रहा है, तो एक विभाजनशील कोशिका होती है जिसमें स्वतः विभाजन की क्रिया होती है। यह विभाजित होकर विशिष्ट कोशिकाओं का निर्माण करती है तथा ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिकाएं शरीर के कई अंगों एवं ऊतकों में पाई जाती है। ठीक है, तो आप इस तरह से 70 नंबर प्रश्न को भी देख चुके हैं। आप देखते हैं 80 नंबर प्रश्न को। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि प्रक्रमित जो कोशिका मृत्यु की प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो आपको प्रक्रमित कोशिका मृत्यु और कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, तो आपका 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो प्रक्रमित कोशिका यानी मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास तथा अंगों के प्रति विकास के समय होता है। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद होता है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला तंत्र होता है, तो ये होता है क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, 19 का बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये बोला जा रहा है कि श्वसन तंत्र जो है में अधिकतम एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्रेब्स चक्र है। ठीक है, यानी श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी यानी एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। को अणुओं को आपका क्या एक बार और देख लेते हैं, रुकिए। श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद जो होता है वो क्रेब्स चक्र होता है। यह क्या होता है कि चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और इस चक्र की खोज जो है हैंस क्रेब्स ने 1937 में की थी। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरे कंटेंट को पूरा कर लिया है कोशिका वाला। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा